नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर ए-स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के क्लास में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। ताल से संबंधित प्रश्न लाए हैं, संगीतज्ञों की जीवनी और उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, जो कि प्रत्येक म्यूजिक के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सभी एग्जाम्स में यहाँ से 2 प्रश्न आना ही आना है बच्चों। यह मैराथन क्लास 25 नंबर है और यदि बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, फोन करें मित्रों, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ई बुक का भी बच्चों तैयारी हो रहा है। यदि ई बुक तैयारी कर दिया जाएगा, बन जाएगा, तो आपको सूचना दे दिया जाएगा। तब तक बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर करिए। पहला प्रश्न बच्चों, ताल के अंग कितने होते हैं? ताल के अंग कितने होते हैं? ए में आपको जो है से 2 है, बी में 6 है, सी में आपका 7 है और डी में आपको 5 है। तो बताइए फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि ताल के अंग कितने होते हैं। तो बच्चों आपको बताते चले कि ताल के कुल 6 अंग होते हैं। ऑप्शन में बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि निश्चित काल से संयुक्त कलाओं को क्या कहा जाता है? निश्चित काल से संयुक्त कलाओं को क्या कहा जाता है? ए में आपका मार्ग है, बी में यति है, सी में ठेका और डी बच्चों आपको क्रिया है। तो फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहा जाता है। तो मित्रों को बताते चले कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को आपको मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्ग। कहने का मतलब है कि एप्पल आपका आंसर सही है। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में बच्चों जरूर शेयर कर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? ए में आपको यति है, बी में अंग है, सी में लघु है और डी बच्चों गुरु है। तो बताइए फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि लय के चाल क्रम को आपको बोला जाता है यति। यति कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 2-3-2-3 विभाग वाली ताल कौन सी है? ए में आपका बच्चों झप ताल है, बी में दादरा है, सी में 3 ताल है और डी बच्चों रूपक ताल है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 2-3-2-3 विभाग वाली ताल कौन सी है? तो मित्रों आपको बताते चले कि 2-3-2-3 विभाग वाली ताल को हम लोग झप ताल कहते हैं। एप्पल आंसर सही है। ठीक है बच्चों, सभी प्रश्न आपके स्टेट और बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। अतः सभी प्रश्नों का कमेंट्स में आंसर आप जरूर दीजिए और इस क्लास को अपने स्टडी ग्रुप में बच्चों जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें और सभी बच्चे आगे बढ़ सके। अगला प्रश्न मित्रों कि चौताल में खाली कितनी बार आती है? चौताल में खाली कितनी बार आती है? ए में मित्रों आपको ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 1 और डी में आपका 4 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि चौताल में खाली कितनी बार आती है? तो बच्चों आपको बताते चले कि चौताल में जो खाली है वो आपको एक ही बार आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 16 मात्रा का प्रयोग होता है? ए में आपका तिलवाड़ा ताल है, बी में आपका दादरा ताल है, सी में धमार ताल और डी बच्चों झप ताल है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 16 मात्रा के ताल का नाम बताएं। तो बच्चों आपके एग्जाम्स के लिए यह प्रश्न अति आवश्यक है कि 16 मात्रा की जो ताल होती है उसको बच्चों हम लोग तिलवाड़ा ताल बोलते हैं। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न बच्चों, कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है? कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है? तो ए में आपका बच्चों तत होगा, बी में आपका जो है से ता है, सी में बच्चों आपको क है और डी में आपको ग है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि ता जो बोल है आपको बाएं हाथ से नहीं बजता है। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? एक ताल में कितनी मात्राएं होती है?
तो ए में आपको जो है बच्चों 10 है, बी में 11 है, सी में 12 और डी में आपको 14 है। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि एक ताल में कुल जो है 12 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, आड़ा चार ताल में कितनी बार खाली आती है? आड़ा चार ताल में कितनी बार खाली आती है? तो ए में आपको 3 है, बी में 2 है, सी में 4 और डी में बच्चों 5 है। तो बताइए फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि आड़ा चार ताल में कितनी बार खाली आती है। तो बच्चों को बताते चले कि आड़ा चार ताल में 3 बार खाली आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं? सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो उसे क्या कहते हैं? ए में आपका बच्चों विषम गृह है, बी में अनागत गृह है, सी में अतीत गृह है और डी में बच्चों समगृह है। इतना बच्चों आपको हम जरूर बोलेंगे कि इसका आंसर जो है अपोजिट है। सम को उल्टा क्या हो जाता है? विषम। सम को उल्टा क्या होता है? विषम। तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे हम लोग विषम गृह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि यदि यति द्रुत लय से आरंभ होकर क्रमशः मध्य फिर विलंबित लय में होती है तो उसे कहते हैं। ए में बच्चों आपका ऑप्शन है पिपलिकायति, बी में गुपुछायति, सी में अस्तोगतायति और डी में बच्चों मृद गायति। तो बच्चों बताइए फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको गुपुछायति, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि इस ताल में पहली मात्रा पर खाली होता है? किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होता है? तो मित्रों ए में आपका रूपक ताल, बी में तीव्रा ताल, सी में दादरा ताल और डी में आपका तिलवाड़ा ताल। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि रूपक ताल के पहली मात्रा पर खाली होती है। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है? पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है? ए में आपका ध्रुपद है, बी में धमार है, सी में ख्याल है, डी में आपका टप्पा है। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा टप्पा। क्या हो जाएगा? टप्पा कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है? ए में आपको पखावज है, बी में ढोलक है, सी में गिटार और डी में आपको सितार है। बच्चों फट से कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि पटाक्षर शब्द का जो संबंध है पखावज से है। फटाफट बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि शिखर ताल की एक आवर्तन की लयकारी कितनी मात्राओं में आएगी? शिखर ताल की एक आवर्तन की लयकारी कितनी मात्राओं में आएगी? ए में आपको 3/5, बी में 4/5, सी में 1/5 और डी में 6/7। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट्स में देना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3/5। कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों कि फरोदस्त ताल की एक आवर्तन में बियाड़ की लयकारी कितनी मात्रा बाद प्रारंभ होगी? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 6 और डी बच्चों 5 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि तबले का जन्म कहाँ हुआ? तबले का जन्म कहाँ हुआ? ए में आपका दिल्ली, बी में बनारस, सी में लखनऊ, डी बच्चों कोलकाता। तो बच्चों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबले का जन्म कहाँ हुआ। तो बच्चों को बताते चले कि तबले का जन्मदाता जो माने जाते हैं अमीर खुसरो साहब माने जाते हैं, और अमीर खुसरो जो दिल्ली दरबार में रहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तबले का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में। एप्पल आंसर आपका क्या मित्रों? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर क्लियर कीजिए कि फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध बच्चों?
ए में आपका ऑप्शन है टुकड़ा के लिए, बी में कायदा के लिए, सी में गलत के लिए, डी में आपको पेशकार के लिए। पेशकार के लिए तो बच्चों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए बच्चों बनाया गया है और बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर आपको हम करवा देंगे। आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप लोग सही बच्चे का करीब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कायदा के लिए, ऑप्शन बी क्या है सही है। देखिए यदि गलती आपका हो जाए तो उसे घबराना नहीं है, गलती हो गया तो हो गया यार, अगले बार आपको गलती नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो गलती आप कर दिए उसको अगले सुधार दीजिएगा खुद आप। अगला प्रश्न है कि प्रस्तार का प्रयोग किसमें होता है, प्रस्तार का प्रयोग किसमें होता है। ए में आपको कायदा है, बी में गलत है, सी में टुकड़ा और डी बच्चों ठेका है। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रस्तार का प्रयोग किसमें होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि कायदे में होता है। ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सस गर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं। ए में आपका 10 है, बी में 11 है, सी में 12 और डी में बच्चों 14 है। तो मित्रों कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि सस गर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत दीजिए कि सस गर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 11, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। अगला प्रश्न बच्चों कि रॉ शब्द का संबंध किससे है। रॉ शब्द का संबंध किससे है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पेशकारा, बी में गत, सी में रेला और डी बच्चों चक्रदार परन। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तुरंत। देखिए आप लोग क्या करिए कि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते तब आंसर तुरंत दीजिए। तो रॉ शब्द का जो संबंध है बच्चों रेला से है। किसे है? रेला, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ए में आपको बच्चों है लगी लड़ी में, बी में झाला में, सी में गट्टा में और डी बच्चों जोड़ में। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि कहरवा ताल का मुख्यतः जो प्रयोग किया जाता है लगी लड़ी में किया जाता है। ए पर आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। कमाल की परन किसके अंतर्गत आती है। कमाल की परन किसके अंतर्गत आती है। तो मित्रों ए में आपका हो जाएगा चक्रदार परन, बी में पेशकर, सी में तिहाई, डी में बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बेदम तिहाई। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका यदि याद है तब कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चक्रदार परन, एप्पल, ठीक है। कमाल की परन किसके अंतर्गत आते हैं। तो चक्रदार परन के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न मित्रों वृंद के कितने गुण होते हैं। वृंद के कितने गुण होते हैं। तो मित्रों ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 6 और डी में आपका 7 है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि वृंद के कितने गुण होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि वृंद के कुल जो है से केयर कीजिएगा बारीकी से कि 6 गुण होता है। वृंद के कितने गुण होते हैं 6 गुण होते हैं बच्चों। अगले प्रश्न को केयर कीजिए। धीरकिट शब्द को स्याही से खिसकाकर पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। ए में आपका मम्मू खां, बी में अलार खां, सी बच्चों अनोखे लाल और डी में जाकिर हुसैन साहब। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बहुत ही जरूरी देना है, क्योंकि यह प्रश्न आपको TRE 1 में बच्चों पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि धीरकिट शब्द को स्याही से घिसकर पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। तो मम्मू खां। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को कैसे लिखा गया है। कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को कैसे लिखा गया है। मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 010 मतलब 10, बी में 151, सी में 111, डी तो 011 मतलब। तो बच्चों कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को जो आपको लिखा गया है मित्रों 011 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि झपताल को कहरवा ताल में एक ही आवृत्ति से सम तक सेट किया जाए तो कौन सी लयकारी होगी। ए में आपका 11/3, बी में 13/4, सी में 11/2 और डी में बच्चों 11/4।
तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत डाला कीजिए। तो बच्चों प्रश्न है कि यदि, ठीक है, यदि झपताल को कहरवा ताल में एक ही आवृत्ति से सम तक सेट किया जाए तो कौन सी लयकारी होगी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 13/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धा होता है। किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धा होता है। ए में है आपका ऑप्शन पंचम स्वारी, बी में है रुद्र, सी में फरोदस्त, डी बच्चों खेमटा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा फरोदस्त, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मार्ग में निशब्द क्रियाएं कितनी होती है। मार्ग में निशब्द क्रियाएं कितनी होती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो बताइए कमेंट से बच्चों, फट से कमेंट से तुरंत आंसर दीजिए। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन को दीजिए आंसर तो फट से दे दीजिए कि मार्ग में निशब्द क्रियाएं कितनी होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स पर तुरंत आंसर दीजिए कि मार्ग में निशब्द क्रियाएं कितनी होती है। तो आपका 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि काकपद का चिन्ह क्या है। काकपद का चिन्ह क्या है। बच्चों आप कमेंट्स पर तुरंत आंसर दीजिए कि काकपद का जो चिन्ह होता है इनमें से कौन सा है। तो ए में आपका 0 है, बी में 1 है, सी में एस और डी में आपको प्लस है। तो मित्रों आपको बताते चले कि काकपद का चिन्ह का जो मित्रों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। बच्चों यह पहला ऐसा चैनल है जो एक प्रश्न को मित्रों हम 30 सेकंड में आपको पढ़ करके उसका आंसर भी दे देते हैं। मेरा उद्देश्य है कि 30 सेकंड में आपको एक प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करवा दें ताकि आप फास्ट जैसे लेकर के चल सकते हैं और आपका एग्जाम निश्चित हो जाएगा। प्रश्न मित्रों, ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। ए में आपको मार्ग सशब्द, बी में मार्ग निशब्द, सी बच्चों देशी निशब्द, डी में आपका है देशी सशब्द। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर होगा कि ध्रुवा क्रिया जैसे मार्ग सशब्द के अंतर्गत आती है। ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे कि तिटकत यदि गण किस ताल में आती है। तिटकत गति गण किस ताल में आती है। ए में आपका तीव्र ताल, बी में 4 ताल, सी में खेमटा और डी बच्चों रूपक ताल। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, फट से कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट में तुरंत आंसर दिया कीजिए। बच्चों इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और यदि अभी तक लाइक नहीं किए बच्चों तो लाइक कंपलसरी कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर ए तीव्रा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि धागे धीन गिन, ठीक है, बाय धागे 3 किन कौन सी ताल है। ए में आपका कहरवा ताल, बी में दादरा ताल, सी में खेमटा ताल और डी बच्चों रूपक ताल। तो मित्रों तुरंत आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेमटा ताल। क्या हो जाएगा, खेमटा ताल। अगला प्रश्न मित्रों कि दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। तो ए में आपको 4थी मात्रा, बी में 8वीं मात्रा, सी में 12 और डी बच्चों 10 है। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको 8वीं मात्रा पर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सूल ताल में कितने विभाग होते हैं। सूल ताल में कितने विभाग होते हैं। तो ए में आपका 6 है, बी में 5 है, सी में 4 है, डी में आपको 7 है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि सूल ताल में कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों को बताते चले कि सूल ताल में कुल विभाग जैसे 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि धी धी धागे तिरकिट ती ती तक किस ताल के बोल हैं। ए में आपका 1 ताल है, बी में गंजप्पा ताल है, सी में झुमरा ताल है, डी बच्चों पंचम सवारी ताल है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, क्योंकि सभी प्रश्न को बहुत ही बारीकी से केयर करके चलाया गया आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा केयर कीजिएगा झुमरा ताल, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बच्चों अगला प्रश्न है कि रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं। रुद्र ताल में
कितने विभाग होते हैं? तो ए में आपका 60 है, बी में 7 है, सी में 10 है और डी बच्चों 11 है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं? तो बच्चों को बताते चले कि प्रश्न देखते ही क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दिया कीजिए कमेंट्स में। तो रुद्र ताल में कुल 11 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 3/2/2 किस ताल के विभाग है? ए में आपका दादरा, बी में रूपक, सी में कहरवा और डी में बच्चों पश्तो ताल। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पश्तो ताल, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न में कुछ समय आपको छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे सके। 3/4 किस ताल के विभाग हैं? ए में आपको झप ताल है, बी में एक ताल है, सी में दीपचंदी ताल है, डी बच्चों मत ताल है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 3/4 किस ताल के विभाग हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दीपचंदी ताल, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों 100% सही है। तो मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि लुप्त कितनी मात्राओं का दर्शाता है? लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है? ए में आपका 2 है, सी में 4 है, डी में 6 और डी बच्चों 12 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है? तो मित्रों को बताते चले कि लुप्त जो है कुल 12 मात्राओं को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों काकपद कितनी मात्राओं को दर्शाता है? काकपद जो है जैसे काकपद का चिन्ह क्या होता है? तो प्लस होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि काकपद कितनी मात्राओं को दर्शाता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि ए में आपका 8 है, बी में 10 है, सी में 12 और डी में आपको 16 है। तो मित्रों काकपद जो है कुल 16 मात्राओं को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को चलेंगे। खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? ए में 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में आपको 2 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाए खंड जाति में कुल 5 मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए मित्रों कि ताल की पहली मात्रा या सम को ताल क्या कहते हैं? ताल की पहली मात्रा या सम को ताल का क्या कहते हैं? ए में आपको उड़ान है, बी में मुखड़ा, सी में टुकड़ा, डी बच्चों लगी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं कि ताल की पहली मात्रा या सम को ताल को क्या कहते हैं? तो बच्चों मुखड़ा बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न की ओर क्लियर कीजिए कि लगी के पलटों को कहा जाता है? लगी के पलटों को कहा जाता है। ए में आपको लड़ी है, बी में बाट है, सी में तिहाई, डी बच्चों सम है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि लगी के पलटों को कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको यदि याद है तो कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए। तो मित्रों इसको बाट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले के प्रस्थान करेंगे। ध्यान दीजिएगा एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है? एकल वादन के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है? ए में आपका एक ताल है, बी में झप ताल है, सी में कहरवा ताल है, डी बच्चों त्रिताल है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि एक ताल के लिए प्रायः किस ताल का चयन किया जाता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि एकल वादन के लिए जो मित्रों जो चयन किया जाता है कौन सी ताल का? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी झप ताल का, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुलताल और झपताल की मुख्य समानता क्या है? सुलताल और झपताल की मुख्य समानता क्या है? ए में आपका मात्रा, बी में ताली है, सी में खाली और डी में आपको वाद्य है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि सुलताल और झपताल की मुख्य समानता क्या है? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों एप्पल अर्थात मात्रा। क्या हो जाएगा? मात्रा। अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिए कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं या विभाग होती है? तो ए में आपको 16/4 है, बी में 6/2 है, सी में आपको 7/3 है और डी में आपको है 14/4। तो बच्चों बताइए क्या आंसर होगा कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं विभाग होते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा बारीकी से, ऑप्शन नंबर सी मतलब 7/3 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न बच्चों
कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम है। बच्चों को बताते चले कि आज के टॉपिक ही है ताल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ताल और भारतीय ग्रंथ, संगीत के ग्रंथ तथा भारतीय या विदेशी विद्वान संगीतज्ञ के, इसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। तो सर्वप्रथम रचित वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए, क्योंकि इसका आंसर यदि हम खुद बताते हैं तो बहुत दुख होगा हमको कि आप लोग को आंसर सही नहीं होगा। इसी तरीका से वाह, क्या आप लोग फटाफट एकदम धक आप लोग आंसर दे रहे हैं। और इसी तरीका से सभी प्रश्न का यदि आंसर दे दीजिएगा तो निश्चित है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम रचित वेद का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों क्लियर कीजिएगा कि ऋग्वेद में सुशीरवाद का नाम दिया गया है। मतलब ऋग्वेद में सुशीरवाद को कौन से नाम से जाना जाता है, या ऋग्वेद में सुशीरवाद को क्या बोला जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन आपको है ए में बांसुरी, बी में नाष्टी, सी में गज और डी में आपको भांड है। तो मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ऋग्वेद में सुशीरवाद को बच्चों नाष्टी बोला जाता है। ऑप्शन वो बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, वैदिक काल में गज का नाम क्या था? वैदिक काल में गज का नाम क्या था? तो ए में आपका इसका है, बी में पिनाकी, सी में विपंची और डी बच्चों सरस्वती। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वैदिक काल में गज का नाम क्या था? तो मित्रों वैदिक काल में गज का आपको इसका बोला जाता था। ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? ए में आपका अथर्ववेद, बी में ऋग्वेद, सी में यजुर्वेद और डी में बच्चों सामवेद। तो बताइए बच्चों कमेंट्स में तुरंत दर्शन दीजिए कि किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन था। इस प्रश्न का अधिकांशतः बच्चे सामवेद मार कर निकल जाएंगे और यहाँ पर सामवेद नहीं होगा। किस वेद का सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? तो मित्रों यजुर्वेद को। अगला प्रश्न बच्चों क्लियर कीजिएगा। सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। ए में आपका उदात है, बी में कुष्ठ, सी में अनिष्ट, डी बच्चों संचारी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक आपको उदात है। ए पर आंसर आपका सही है मित्रों। अगला प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। भरत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? भरत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? ए में आपका 20 है, बी में 11, सी में 18 है, डी में आपका बच्चों 22 है। तो बच्चों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भरत साहब ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है। तो बताते चले कि भरत साहब ने कुल 18 जातियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न बच्चों क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? ए में आपका 1 लाख है, बी में 4 लाख, सी में 8 लाख और बी बच्चों 12 लाख। तो मित्रों बताइए, सबसे पहले कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि महाभारत के लेखक कौन है। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि महाभारत के लेखक कौन है। इसके बाद हम बच्चों आपको बताएंगे कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या 1 लाख है। ठीक है, समथिंग। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न को चलेंगे हम लोग। किन्नरी बीना के आविष्कार कौन किए थे? किन्नरी बीना के आविष्कार कौन थे? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है, क्लियर कीजिएगा बारीकी से। ए में जो मित्रों आपका ऑप्शन है मतंग मुनि होगा। मतंग मुनि, मतंग मुनि। ठीक है, और बी में आपका सारंगदेव, सी में लोचन साहब, डी में आपको वेंकटमुखी साहब है। तो बताइए बच्चों की किन्नरी बीना का आविष्कार कौन थे? तो किन्नरी बीना का आविष्कार आपको मतंग साहब हैं। अगले प्रश्न को क्लियर कीजिए। नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है? नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है? ए में आपको 5 है, बी में 4 है, सी में 8 है, डी में बच्चों 9 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है? तो बच्चों आपको बताते चले कि नाट्य शास्त्र में कुल जैसे 8 रसों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मतंग मुनि कौन सा बीना बजाते थे? मतंग मुनि कौन सा बीना बजाते थे? तो ए में आपका किन्नरी बीना, बी में महती बीना, सी में चित्रा बीना और डी बच्चों विपंची बीना है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मतंग मुनि कौन से बीना को बजाते थे? तो यदि आपको इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है बच्चों तो आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो मित्रों इसका मतंग मुनि ने कौन से बीना का निर्माण किए बजाते थे? सॉरी,
तो चित्रा बीना को बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक कौन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि भरत शास्त्रम ग्रंथ के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ साहब। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों 60 नंबर प्रश्न है कि गीतलांकर ग्रंथ के रचयिता कौन है। गीतलांकर ग्रंथ के रचयिता कौन है। ए में आपका है कोहल साहब, बी में टीपू भोपाल, सी में अनंत नारायण और डी में बच्चों गणेश देव। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गीतलांकर ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स आप तुरंत आंसर दीजिए। तो मित्रों गीतलांकर ग्रंथ के रचयिता आपको कोहल साहब है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न बच्चों कि संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा हुई है। संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा हुई है। ए में आपका 108 है, बी में आपका 233 है, सी में आपका 262 और डी बच्चों 246 है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा हुई है। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत रत्नाकर में कुल 246 रागों की चर्चा हुई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कोई कोई किताब बच्चों 264 दे दिया है, परंतु 246 आपका सही है। इसके पिछले क्लास में बच्चों 246 हम आपको सही आंसर बताए थे। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई थी। ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई थी। तो ए में आपका दूसरी शताब्दी, बी में तीसरी शताब्दी, सी बच्चों चौथी शताब्दी, डी में आपका 5वीं शताब्दी। तो बच्चों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र की रचना जो है किस शताब्दी में हुई थी। तो मित्रों आपको बताते चले कि नाट्य शास्त्र की जो रचना हुई। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है कि नाट्य शास्त्र के जो लेखक है आपको भरत मुनि साहब हैं, परंतु नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई थी तो चौथी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न बच्चों गीत गोविंद ग्रंथ गीत किस शैली में है। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जो जयदेव साहब है तो किस शैली में। ए में आपका टप्पा, बी में ख्याल, सी में प्रबंध और डी में बच्चों ठुमरी गायन शैली। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि गीत गोविंद ग्रंथ में गीत किस शैली में है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रबंधन गायन शैली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न बच्चों क्लियर कीजिएगा कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। ए में आपका 39, बी में 30, सी में 31, डी में 32। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। तो बच्चों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का यदि आंसर आपको याद है तो फट से कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में तालों का वर्णन किया गया है। तो 31वां अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित भारखंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी थी। ए में आपको छायानौट है, बी में अभिनव राग मंजरी है, सी बच्चों भरत वर्तिकम है और डी में आपको संगीत है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि पंडित भारखंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी थी। तो अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी एक पत्रिका है जिसको आरंभ किसने किए थे तो भारत खंडे साहब किए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है बच्चों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तत्ववादों से संबंधित चर्चा मिलती है। ए में आपका 31 है, बी में 30 है, सी में 29 और डी में आपको बच्चों 28 है। तो बताइए क्या आंसर होगा बच्चों। फास्ट इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है और तैयारी हम लोग को ज्यादा करना है बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तत्ववाद से संबंधित चर्चा मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी 29वां अध्याय में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग चलेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। यदि आप बच्चों इस टेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों यदि आपको पुराणों की संख्या यदि आपको नहीं याद है तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। ठीक है, समझे मेरी बात को, क्योंकि बचपना से इसको पढ़ते आना है कि पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो फट से आप कमेंट्स में आंसर इसी तरीका से देते रहिए और इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। पुराणों की संख्या करीब करीब सभी बच्चों का आंसर सही है। इसके लिए सभी को धन्यवाद। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका 18 एकदम सही है कि पुराणों की संख्या कुल कितनी है तो 18 मानी गई है। नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है। नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है।
तो मित्रों ए में आपका 32, बी में है 28, सी में 29 और डी में 31। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 32वां अध्याय में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि स्वर मेल कलानिधि में कुल कितने अध्याय हैं। स्वर मेल कलानिधि में कुल कितने अध्याय हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन आपका है ए में आपका 7 है, बी में 5 है, सी में आपका 12 है और डी में आपको 8 है। बताइए क्या आंसर होगा कि स्वर मेल कलानिधि में कुल कितने अध्याय हैं। तो बच्चों आपको बताते चले कि स्वर मेल कलानिधि में कुल 5 अध्याय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि नाट्य शास्त्र पर टीका किस ग्रंथकार ने लिखी है। नाट्य शास्त्र पर टीका किस ग्रंथकार ने लिखी है। तो ए में आपका दतिल साहब, बी में कलीनाथ, सी बच्चों मुकुंद लाठ और डी में बच्चों मतंग साहब। तो बताइए कमेंट्स में आंसर आप जरूर दीजिए कि नाट्य शास्त्र पर टीका किस ग्रंथकार ने लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कलीनाथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपको बच्चों कमेंट्स में आंसर देना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है कि निर्गतों का वर्णन किस ग्रंथकार में मिलता है। निर्गतों का वर्णन किस ग्रंथकार में मिलता है। ए में आपका संगीत मरकंद, बी में है राग कल्प द्रुम, सी में बच्चों मानसो उल्लास और डी में आपको आनंद संजीवन। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मानसो उल्लास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दतिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी है। दतिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी है। ए में 344 है, बी में 444 है, सी में 544 और डी में आपको 244 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दतिलम ग्रंथों में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि दतिलम ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 244 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है। ए में आपका बच्चों 35 है, बी में 30 है, सी में 32 है, डी में आपका 33 है। तो बताइए क्या आंसर होगा। संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की जो संख्या है मित्रों आपको टोटल 33 है। मित्रों एक बार जरूर बोलेंगे कि इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। तक क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। मतंग कृत विदेशी पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई थी। कहने का मतलब है कि विदेशी पुस्तक जैसे किस शताब्दी में लिखी गई है। तो ए में आपको 10वीं शताब्दी, बी में 8वीं शताब्दी, सी में 9वीं शताब्दी, डी बच्चों 6ठी शताब्दी है। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में नहीं देते तो बहुत दुख की बात है कि विदेशी पुस्तक के जो लेखक है मतंग साहब हैं। तो इसकी रचना किस शताब्दी में हुई थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए कि भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी है। ए में आपका इंजीनियर क्लेमेंट्स, बी में हेराल्ड पवार, सी में बच्चों एच ए पोपली और डी में बच्चों एस एम टैगोर। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फर्स्ट से आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि भारतीय संगीत पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम किस विदेशी लेखक ने पुस्तक लिखी थी। तो इंजीनियर क्लेमेंट्स एपल आंसर आपका सही है। बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि सन 1928 में किस विद्वान ने विदेशी का संपादन किया। सन 1928 में किस विद्वान ने विदेशी का संपादन किया। तो ए में आपका भोला शंकर व्यास, बी में है राम नारायण और सी में बच्चों हरे कृष्ण मुखोपाध्याय और डी में मित्रों आपको के संबशिव। तो बताइए क्या आंसर होगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बच्चों इस क्लास को आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब है कि के संबशिव। ठीक है अगले प्रश्न की ओर क्लियर कीजिएगा मित्रों कि नारदीय शिक्षा के टीकाकारक कौन थे। नारदीय शिक्षा के टीकाकारक कौन थे। ए में आपका देवेंद्र साहब, बी में नारद साहब, सी में बच्चों शोभाकर भट्ट और डी में आपका है लालमणि मिश्र। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नारदीय शिक्षा के टीकाकार कौन थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल देवेंद्र साहब। ठीक है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर क्लियर कीजिए कि 20वीं शताब्दी में लिखित संगीत ग्रंथ का नाम बताइए। मतलब कौन सा ऐसा ग्रंथ इसमें से है जिसकी रचना 20वीं शताब्दी में हुई है। तो मित्रों ए में आपका श्रीमद लक्ष्य संगीतम,
संगीतन, और सी बी में आपका संगीत चिंतामणि, और सी में बच्चों चैतन्य कृति, और डी में नारदीय शिक्षा। तो मित्रों आपको कमेंट्स आंसर जरूर देना चाहिए क्योंकि बहुत ही न्यू बुक है। कि 20वीं शताब्दी में लिखित संगीत ग्रंथ का नाम बताइए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्रीमद लक्ष्य संगीतनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि भारतकृत नाट्य शास्त्र ग्रंथ कितने अध्यायों में बांटा गया है। मतलब कहने का मतलब है कि सिंपल सा समझिए कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। भारतकृत नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में बांटा गया, अर्थात कहने के मतलब कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, इस संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, बताइए। फट सब कमेंट्स आंसर दिया कीजिए कि संगीत रत्नाकर अध्याय में ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। यदि बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि अभी तुरंत हम बताएं कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बच्चों आपका कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं। ए में 8 है, बी में 6 है, बी में सी में 5 है, और डी में आपको 7 है। सभी बच्चे का आंसर बहुत ही सही से और सटीक आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। बच्चों अभी तक यदि आप चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बच्चों लाइक जरूर कर दिया कीजिए। यदि सब्सक्राइब बच्चों नहीं किए तो सब्सक्राइब अभी तुरंत कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी सपोर्ट मिले। यदि सब्सक्राइब आप कर देते हैं तो हम जब भी एजुकेशन से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड बच्चों वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास चला जाएगा। तो संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय है, तो 7 अध्याय। सभी बच्चों का आंसर सही है, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। अगला प्रश्न बच्चों जो आज का अंतिम प्रश्न है, संगीत संबंधी जानकारी नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त होता है। नाट्य शास्त्र में कुल जैसे 7 अध्याय है, तो संगीत संबंधी जानकारी नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त होता है, तो 16 से 20, बी में बच्चों 1 से 15, और बच्चों यहाँ पर गलत आंसर बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र में जो बच्चों हम 7 अध्याय बता दिए, गलत बता दिए। नाट्य शास्त्र में कुल अध्याय जो 36 अध्याय है। ठीक है, तो प्रश्न है कि संगीत संबंधी जानकारी नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त होता है। 16 से 20 अध्याय, 1 से 15 अध्याय, बी में सी में आपका 20 से 26 अध्याय, और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है 28 से 33 अध्याय। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत संबंधी जानकारी नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में प्राप्त होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 28 से 33। 28 से 33 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ठीक बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि इस चैनल पर बच्चों पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों लाइक कंपलसरी कर दिया कीजिए, और इसे अपने स्टडी ग्रुप तथा अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कर दीजिए। और इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर के कमेंट्स आंसर दिए, इसके लिए सभी को धन्यवाद। एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करिए ताकि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए। मित्रों ई बुक और पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्र आप हमसे कांटेक्ट करें। आपको तत्काल मित्रों जैसे पीडीएफ और ई बुक आपको तैयार जैसे भेज दिया जाएगा। इसका चार्ज है 199 रुपीज। टोटल जैसे 65 पीडीएफ आपको मिलेंगे, और ई बुक भी बच्चों बहुत जल्द तैयार होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।